तो वेलकम यू ऑल वंस अगेन। हम आज चैप्टर 17 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 16 हमारा खत्म हो चुका, चैप्टर 15 भी हमारा खत्म हो चुका। आज हम चैप्टर 16 की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। तेलुगु एकेडमी की बुक हम उर्दू में उसको पूरी तरीके से देख रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देख रहे हैं। तो 17 चैप्टर का फिर से जो शुरुआत होती है वो जनरल इलेक्शन 2009। इसकी कुछ हद तक तफसीलात हमने 16 चैप्टर के आखिरी में देखा था, लेकिन फिर से यहाँ कुछ थोड़ा सा और ओवरव्यू दिया गया तो देख लेते हैं। 2009 का इलेक्शन दो फेज में हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट फेज तेलंगाना में हुआ, सेकंड फेज सीमांध्रा में हुआ। तेलंगाना में जो फर्स्ट फेज हुआ था उसकी डेट भी हम जान चुके हैं, गुज़िश्ता अप्रैल 16 2009। ओके, अप्रैल 16 2009 फर्स्ट फेज इलेक्शन हमारे पास हुआ था, यानी तेलंगाना में हुआ था। उसके बाद सेकंड फेज तो खैर आंध्रा में हुआ था। तो जो जिन जिन सियासी पार्टियां जब फर्स्ट फेज पे जब इलेक्शन इलेक्शन को जब फेस कर रही थी, इलेक्शन का सामना कर रही थी, उन्होंने एजेंडा तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत भी अपने एजेंडे में अपना एजेंडा इस तरीके से बताकर कि हमारा एजेंडा अलहदा तेलंगाना रियासत ही है, इस तरीके से तमाम सियासी जमातों ने फर्स्ट फेज के तेलंगाना में जो इलेक्शंस हुए थे उसको उसका मुकाबला है, उसका सामना किया था। तो तमाम जो पार्टी थी वो जब कैंपेन करती थी वो यही कहती थी कि हमने मैनिफेस्टो में अपने अपने पार्टी के जो मैनिफेस्टो में अलहदा तेलंगाना रियासत को शामिल किया है, और यही कहते हुए कैंपेनिंग करती थी हर पार्टी, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। और टीडीपी ने यहाँ तक तयफुन दे दिया था कि अगर वो इख्तिदार में अगर आ जाए तो तेलंगाना बिल को असेंबली में कैसे वो रखेंगी, और असेंबली से फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन पास करके भेजेंगे, ऐसा टीडीपी ने कह दिया था। सीपीएम ने भी ये ताउकुन दिया था कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत के साथ हैं। हम अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने में सरकार, जो भी सरकार पावर में आएंगे, हम उसकी मदद करेंगे। प्रजा राज्य पार्टी ने ये कह दिया था कि जोग्राफिकल तेलंगाना ही नहीं बल्कि सामाजिक तेलंगाना, यानी सामाजिक एतबार से तेलंगाना सही अच्छा होना चाहिए, इस अंदाज में कह लो। चिरंजीवी जो प्रजा राज्य पार्टी के जो सदर थे, उन्होंने तेलंगाना में कैंपेनिंग की फर्स्ट फेज में। फिर उसके बाद महेश राजशेखर रेड्डी का मैंने आपको बताया था कि जब वो इलेक्शन में तेलंगाना में जब फर्स्ट फेज में जब इलेक्शन में जब कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था तेलंगाना को देना नहीं है या नहीं देना, वो तो कांग्रेस पार्टी का इख्तियार। क्यों? क्योंकि टीडीपी अगर जीती तो सेंट्रल अलहदा तेलंगाना रियासत को देना हो तो सेंटर का काम है, सेंटर के पावर्स के अंडर में है, तो टीडीपी सेंटर में गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती। ओके, तो इस अंदाज में तेलंगाना देना या नहीं देना हो तो कांग्रेस के हक में है, कांग्रेस के पावर में आता हो तो कांग्रेस को आप वोट दीजिए। अगर कांग्रेस जीत गया तो हम तेलंगाना बना के देंगे। इसके कम से फर्स्ट फेज में वाईएस राजशेखर रेड्डी ने भी तेलंगाना में अपनी कैंपेनिंग चलाई थी। बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो सेंटर में इख्तियार में अगर आ गई तो 100 दिन के अंदर अलहदा तेलंगाना रियासत बना के देगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति तो जाहिर बात है, उन्होंने कहा कहा तेलंगाना राष्ट्र समिति और ऑनरेबल केसर साहब ने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद ही अलहदा तेलंगाना रियासत है। इस तरीके से तमाम सियासी सियासी पार्टी जो थी उस वक्त 2009 के जो जनरल इलेक्शंस थे, इस तरीके से वो अपना कैंपेनिंग चला रही थी। सीपीआई और एमआईएम की जहां तक बात है, इन्होंने तेलंगाना के हक में कैसे अपना फैसला नहीं दिया था। सीपीएम ने ये कहा था कि हम अलहदा तेलंगाना रियासत के खिलाफ है। एमएएम ने तो कोई अपना इरादा ही नहीं बताया था अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। और वैसे भी यहाँ पे जो लफ्ज लिखा गया, मैं सिर्फ उस लफ्ज को पढ़ रहा हूँ। एमएएम सिर्फ हैदराबाद सिटी तक ही महदूद थी, ऐसा अकेडमी की बुक में लिखा गया। ओके, और सीपीएम तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक ही कैसे वो महदूद थी। तो खैर सपोर्ट, हालांकि अलहदा तेलंगाना रियासत को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ हिस्सों तक ही वो महदूद थी। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसका मतलब। बहरहाल ग्रैंड अलायंस को वाईएस राजशेखर हराने में कामयाब होगी। जो महाकूटमी जो बनी थी, किन किन की थी महाकूटमी? टीडीपी, टीआरएस, सीपीआई और सीपीएम। ओके, चार पार्टियां मिलके महाकूटमी यानी ग्रैंड अलायंस बनाया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको डिफीट किया। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने ये महाकूटमी को हराया और इख्तियार में आ चुके थे। अब ये हुआ क्या था? तेलुगु देशम, टीआरएस, सीपीआई और सीपीएम, इन्होंने जो महाकूटमी यानी ग्रैंड अलायंस बना के जो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया था, इलेक्शन का सामना किया था, तो ये इलेक्शन में हार चुके थे और कांग्रेस इख्तियार में आ चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस और एमआईएम दोनों ने मिलके इलेक्शन को फेस किया था, सामना किया था। मतलब दोनों अलायंस मिलके, कांग्रेस और एमआईएम अलायंस मिलके कैसे उन्होंने इलेक्शन चलाया था।
प्रजा राज्यम पार्टी अलहदा तरीके से कॉन्टेस्ट करी थी पूरी रियासत भर में, 2 फेज में भी, आंध्र और तेलंगाना। बीजेपी ने भी किसी से टाई अप नहीं किया था, उन्होंने भी क्या सो सेपरेटली इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया था। बहरहाल महाकूटमी और ये जो ग्रैंड अलायंसेस थी, यानी जो टीडीपी, टीआरएस और सीपीआई सीपीएम, ओके, ये महाकूटमी, टीआरएस, सीपीआई सीपीएम टीडीपी, ये महाकूटमी, ये 4 लोग मिलकर कैसे इलेक्शन का सामना कर रहे थे। मेगा अलायंस के नाम पर प्रजा राज्यम पार्टी इलेक्शन का सामना कर रही थी। मेगा अलायंसेस मतलब नवा तेलंगाना प्रजा पार्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कुछ छोटी छोटी पार्टियों को लेकर। और कांग्रेस प्रजा कूटमी के नाम पर, पीपुल्स अलायंस के नाम पर कांग्रेस इलेक्शन का सामना कर रही थी, इलेक्शन में इंतखाबात में कैसे कैंपेनिंग करके हिस्सा ले रही थी। बहरहाल टीआरएस पार्टी का तो यही मकसद था, क्योंकि टीआरएस जो ग्रैंड अलायंस यानी महाकूटमी में जो टीआरएस शामिल हुई थी, वो कांग्रेस पार्टी को एक सबक सिखाना इनका मकसद था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने का वादा किया था 2004 के इलेक्शन में, लेकिन वो मुलतवी करते हुए 2009 के इलेक्शन तक आगे किसी किस्म के इकदाम उन्होंने नहीं किए। लेकिन तेलंगाना के जो वोटर थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज, कश्मकश की हालत में थे। क्यों? क्योंकि जितनी भी पार्टियां कह रही हैं कि हम तेलंगाना के फेवर में हैं, तेलंगाना का हक, तेलंगाना के हक में, तमाम पार्टियां वही क्या बोलते हैं एजेंडा लेकर इलेक्शन को फेस कर रही थी, इलेक्शन में मुकाबला कर रही थी। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस यानी एक सियासी जो कश्मकश तेलंगाना में हालात उस वक्त था, क्योंकि किस पार्टी को वोट दे, तो पब्लिक को डिसाइड करना, यानी किस पार्टी के फेवर में जाना चाहिए, टीआरएस या कांग्रेस या टीडीपी या महाकुटुंबी जो भी था। ओके, तो एक क्राइसिस, सियासी क्राइसिस वहां पे आ गया था। ये जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी खामोश थे, क्योंकि हर पार्टी तेलंगाना में हुई। ओके, तो पीपुल जितने भी गैर सियासी जमातें थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या आपके एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती, तो इन्होंने क्या है किसी का साथ नहीं दिया इलेक्शन में, वो खामोश रहे। ओके, तो बहरहाल कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने टीडीपी के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया था, और इत्तेफाक से टीडीपी, टीआरएस और सीपीआई सीपीएम, ये सब 4 लोग मिलकर ग्रैंड अलायंस में यानी महाकुटुंबी में साथ थे। तो इसका असर टीआरएस महाकुटुंबी में टीडीपी के साथ होने की वजह से भी टीआरएस को इलेक्शन में थोड़ा सा मार खानी पड़ी, यानी थोड़ा सा वोट कम गिरे, वोटर्स ने इनका साथ नहीं दिया था टीआरएस का। तो बहरहाल टीआरएस पार्टी अपनी थोड़ा सा यकीन लोगों के अंदर खो चुकी थी इनके टीडीपी पार्टी से अलायंस करने की वजह से, क्योंकि कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टीडीपी पे तनकीद कर रहे थे, क्योंकि पहले तो वो साफ तौर से तेलंगाना के खिलाफ थी, कांग्रेस तो पहले से भी कुछ फेवर की बात कर रही थी। तो ये हालत है। बहरहाल तमाम सियासी पार्टियां टीडीपी को मिलाकर सभी ने तेलंगाना के इशू को कैसो हम तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत के साथ ही, इस तरीके से इन्होंने इलेक्शन को फेस किया था, इलेक्शन का सामना किया था। तो ये वजह थी कि जो गैर सियासी जमातें थी वो न्यूट्रल थी, यानी किसी के हक में इन्होंने बात नहीं की और अपना असर नहीं दिखाया, क्योंकि गैर सियासी जमातें भी क्या इलेक्शन में अपना काफी असर दिखाती। लेकिन ऐसे हालात हो गए थे, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन, सियासी जो माहौल पैदा हो गया था, तो गैर सियासी जमातें, नॉन पॉलिटिकल या पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है, वो किसी के हक में बात करने के फेवर में नहीं थे। तब सभी लोग तेलंगाना तेलंगाना में फर्स्ट पे इलेक्शन था वो, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो इसका नतीजा ये निकला कि जो वोटर्स थे फाइनली कांग्रेस पार्टी के हक में इन्होंने वोट दे दिया, और कांग्रेस पार्टी को जीत मिल गई थी। अब वयस राजशेखर रेड्डी जैसा ही हमारे पास अप्रैल 16, ओके, 16/2009 तेलंगाना में इलेक्शन हो गए। पूरे जो बैलेट जो वोटिंग मशीन थी वो पूरे क्या बोलते वोट्स पूरे तेलंगाना के पड़ गए। शाम के 5 बज रहे थे, तो कैंपेनिंग चल रही थी, तो 5 बजे के बाद भी कैंपेनिंग चल रही। जैसे ही शाम अभी कैंपेनिंग का आखिरी आखिरी दिन वहां पे जब चल रहा था, तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में आंध्रा में जब वो कैंपेनिंग थी, आंध्रा में इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, तो उन्होंने कह दिया था नंदियाल की जो पब्लिक मीटिंग में जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, अगर महाकूटमी या टीआरएस पार्टी या टीडीपी पार्टी अगर जीत गई, अगर वो तेलंगाना को अलग कर देंगे, तेलंगाना का रेजोल्यूशन पास कर देंगे, और आपको हैदराबाद जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे उन्हें भड़काऊ भाषण दिए। ओके, गुज़िश्ता 16 चैप्टर में भी ये बातें थी, वही बातें यहाँ फिर से दोहराई गई कि गोदावरी का पानी नहीं मिलेगा, कृष्णा का पानी कैसो तेलंगाना को नहीं मिले, सॉरी आंध्रा को नहीं मिलेगा तेलंगाना से, और पूरा आंध्रा कैसो एक रेगिस्तान बन के रह जाएगा। इस तरीके से भड़काऊ भाषण वयस राजशेखर रेड्डी ने वहां पे इलेक्शन कैंपेन में दिए। एक चीफ मिनिस्टर के होदे रहते पर भी गैर जिम्मेदारान तरीके से इन्होंने वहां पे
बयानबाजी की थी और लोगों को वहां पर भड़काया था। हालांकि एक चीफ मिनिस्टर के ओहदे को ये सब क्या बोलते शोभा। बहरहाल फाइनली वाईएसआर कांग्रेस को फिर से इख्तियार में लाने में कामयाब हो गए मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में। लोगों को अपने क्या बोलते हैं ताकत के क्या बोलते हैं का असर दिखा के इन्होंने लोगों को अपनी तरफ मायल कर लिया और वोटर्स को कांग्रेस पार्टी के हक में वोट देने के लिए इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए थे, कांग्रेस पार्टी फाइनली पावर में आ गई। तो टीआरएस पार्टी की जो जनरल इलेक्शन में हार थी उसकी कई वजूहत थी, कई वजूहत बताई जाए। एक तो टीआरएस पार्टी के अंदर खुद फूट फूट पड़ गई थी। जो पार्टी के जो कायदीन थे, जो लीडर्स थे, उनके अंदर फूट पड़ गई थी। दूसरा, प्रजा राज्यम पार्टी ने वोट्स को डिवाइड कर दिया था, प्रजा राज्यम पार्टी ने वोट्स को डिवाइड कर दिया था। ओके। तो इन हालात के तो इस तरीके से क्या है, सो प्रजा राज्यम पार्टी ने तो खैर वोट को पूरी तरीके से काट दिया था, मतलब वोट डिवाइडिंग का काम ही ज्यादा करी प्रजा राज्यम पार्टी। हालांकि वैसे भी 18 सीट्स तो खैर आए थे। ओके, यहाँ पे जो लिखा गया अकेडमी की बुक में, डिवाइडेड द वोट, प्रजा राज्यम पार्टी ने सिर्फ वोट बांटने का काम किया टीडीपी और कांग्रेस के बीच में। ओके। तो बहरहाल मेरा टीआरएस पार्टी को काफी एक हार का सामना करना पड़ा। 9 लोकसभा की सीटों पे इन्होंने इंतखाबात लड़े थे। 50 असेंबली हलकों में इन्होंने टीआरएस पार्टी ने इंतखाबात लड़े थे। सिर्फ 2 लोकसभा सीट जीत पाए और 10 असेंबली सीट जीत पाए। एक केसीआर साहब जिन्होंने महबूब नगर से अपनी जीत दर्ज की थी, और विजय शांति, दोनों ही टीआरएस के जो एमपी थे उन्होंने लोकसभा की जीत दर्ज की। बाकी के 10 एमएलए हरीश राव, राजे ईटेलर राजेंद्र और कुछ लोग मिलके, बहरहाल ओनली 10 एमएलए इनके जीत पाए और 2 एमपीज। ओके। कंपेयर अगर आप 2004 के इलेक्शन करें, 26 एमएलए थे और तकरीबन 5 एमपीज थे, तो काफी तादाद यहाँ पे घट गई थी। बहरहाल टीडीपी जिन्होंने अलहदा तेलंगाना रियासत की बात की थी, और क्योंकि ग्रैंड अलायंस में एक वजह हार की ये भी बताई जा रही है कि सीपीएम जो ग्रैंड अलायंस में थी, यानी महाकूटमी में टीडीपी टीआरएस के साथ इलेक्शन लड़ रही थी, वो खुद ही एक अलहदा तेलंगाना रियासत के खिलाफ थी। तो उसका भी असर हुआ, तो लोग क्या है सो महाकूटमी या टीआरएस के हक में वोट देने से थोड़ा सा लोग हिचकिचाए, ऐसा भी एक वजह कही गई। और ग्रैंड अलायंस यानी खुद जो टीडीपी टीआरएस, ये महाकूटमी जो थी, सीपीआई सीपीएम, इनके अंदर ही फूट थी। वो भी एक वजह बताएगी कि टीआरएस पार्टी हारी, उसका सामना हार, यानी लोगों ने एतबार नहीं किया था टीआरएस पार्टी का। ये क्योंकि महाकूटमी के अंदर ही मुख्तलिफ ख्यालात के लोग थे, कोई एक डिसीजन के लोग नहीं वहां पर। बहरहाल फाइनली महाकूटमी को वोटर्स ने क्या है सो अपना रुझान वहां पे नहीं दिखाया, और फाइनली महाकूटमी फेल हो गई और कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आ गई। दूसरी एक वही वजह ये थी, जो हल कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी हल्के असेंबली, इसका जो इंतखाब करने में भी टीआरएस पार्टी ने सही इंतखाब नहीं किया था। हालांकि 119 थे, तो कुछ पे टीडीपी लड़ेंगी, कुछ पे टीआरएस लड़ेंगी। तो इंतखाब जो टीआरएस ने जो असेंबली हलकों का किया था वो भी सही नहीं किया था। टीडीपी ने सही इंतखाबी हलके क्या है सो टीआरएस पार्टी को नहीं दिए थे, वो भी एक वजह थी कि टीआरएस पार्टी इलेक्शंस में कुछ ज्यादा सीटें, अपना असर, ज्यादा सीट नहीं ला पाई और अपना असर नहीं दिखा पाई। तो टीआरएस पार्टी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे टीडीपी के वोटर ज्यादा थे, यानी टीडीपी को सपोर्ट करने वाले वोटर ज्यादा थे, ऐसे हल्के टीआरएस पार्टी को दिए गए। और वहां पे टीडीपी के कारकुन ने टीआरएस पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, यानी इंटरनली उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो जो वोट्स टीआरएस के हक में जाने थे वो टीआरएस के हक में नहीं गिरे, कांग्रेस के हक में गिर गए। इस तरीके से क्या है सो टीआरएस पार्टी, वो भी एक वजह थी कि टीआरएस पार्टी इलेक्शन में हारी थी। तो मेरा टीडीपी के जो वोट्स थे जो टीआरएस को ट्रांसफर होने चाहिए थे महाकूटमी में, जाहिर बात है जहाँ पे टीआरएस खड़ेंगे वहाँ टीडीपी का उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता। अग्रीमेंट जो होता तो किसी भी अलायंस का तो वो यही रहता। तो जहाँ पे टीआरएस पार्टी खड़ी थी और टीडीपी के वोट्स टीआरएस को तब्दील होने थे, वो नहीं हो पाए क्योंकि टीडीपी के जो कारकुन थे उन्होंने ग्राउंड लेवल से सपोर्ट नहीं किया था। वो भी एक वजह थी कि ये टीआरएस पार्टी इलेक्शन हार चुकी है। और टीआरएस पार्टी ने इलेक्शन में जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी टिकट जिनको दिया था, टीआरएस पार्टी के टिकट जिनको केसीआर साहब ने जब दिए थे, तो वो कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन करने में भी थोड़ा सा इन्होंने लापरवाही बरती थी। वो भी एक वजह थी कि टीआरएस पार्टी इलेक्शन हार चुकी थी, ऐसा अकेडमी की बुकों में लिखा गया। ओके। उन लोगों को टिकट दिया गया था जो एजिटेशन यानी अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा इन्होंने नहीं लिया था। वो भी एक वजह थी कि टीआरएस पार्टी 2009 के जो इलेक्शन थे उसमें हार का इनको सामना करना पड़ा। और
जो लोग शुरू से टीआरएस पार्टी ने 2001 में टीआरएस पार्टी बनी, शुरू से जो टीआरएस पार्टी में जो लोग शामिल थे उनको टीआरएस पार्टी ने क्या सो दूरियां बढ़ा रखी थी उनसे, उनको क्या सो टिकट्स नहीं दिए, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, वो भी एक वजह थी। तो ये इन लोगों ने बगावत कर दी। जाहिर बात है अगर शुरू से पार्टी के साथ है और पार्टी खुद क्या है सो शुरुआती जो अरकान है उनको अगर पार्टी फासले पर रख रही है तो जाहिर बात है वो लोग तो बगावत करेंगे ही। तो इलेक्शन से पहले इन लोगों ने बगावत कर दी थी। और एक गलती ये भी की थी टीआरएस ने कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले सेंटर में एनडीए का साथ देने का ऐलान टीआरएस पार्टी ने कर दिया था, तो वो भी एक वजह बनी कि टीआरएस पार्टी ज्यादातर सीट्स पे कैसे जीत हासिल नहीं कर पाई। और टीआरएस की जीत का एक और हार का एक और वजह ये भी थी, जिन जिन कैंडिडेट्स टीआरएस के जो कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला था उन्होंने भी बगावत कर दी थी। जाहिर बात है इनको टिकट नहीं मिला तो वो बगावत थोड़ा सा कर सकते हैं, तो ऐसा भी हुआ था। अब कांग्रेस और टीडीपी और प्रजा राज्यम पार्टी ये तो चाह रही थी कि जो नाराज टीआरएस पार्टी का जो नाराज तबका है उनको और भड़काए और पार्टी के अंदर फूट डाल दे, ताकि अलहदा तेलंगाना रियासत को चलाने वाली मुहिम को चलाने वाली पार्टी ये है। अगर इसके अंदर फूट पड़ गई तो ये लोग चाह रहे थे, बजाहिर ये लोग ये कह रहे थे कि अलहदा तेलंगाना रियासत का ये साथ देंगे, लेकिन अ, अंदरूनी तौर पर तमाम सियासी पार्टियां टीआरएस को छोड़कर उस वक्त तेलंगाना के हक में नहीं थी। बजाहिर तो कह रही थी इलेक्शन की मुहिम चलाना है तो और कहते रहते, तो बहरहाल चाह रही थी कि टीआरएस पार्टी के अंदर फूट पड़े और वही हुआ। जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने बगावत कर दी, या जिनको जो शुरू से पार्टी के साथ थे उनको पार्टी ने थोड़ा सा फासले पर रखा तो वो भी टीआरएस के खिलाफ उन्होंने बगावत करी, तो इस तरीके से पार्टी के अंदर फूट पड़ी थी। वो भी एक वजह थी कि ज्यादातर सीट सक्सेसफुल नहीं रहा। और इत्तेफाक की बात है 23 अगस्त 2009 इंपॉर्टेंट बिट है, पूछा जा सकता। टीआरएस टीआरएस के या केसीआर साहब के जो करीबी माने जाते थे कपिल भाई दिलीप कुमार, इन्होंने एक पार्टी बना दी थी तेलंगाना विमोचना पार्टी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बिट है, तेलंगाना विमोचना पार्टी कब बनी थी और किसने बनाई थी। ओके, तो कपिल भाई दिलीप कुमार याद रख लीजिएगा, पार्टी का नाम भी याद रख लीजिए तेलंगाना विमोचना पार्टी। 23 अगस्त 2009 इसको भी याद रख लीजिए। तो क्योंकि एक करीबी आदमी एक नई पार्टी बना रहे हैं तो तेलंगाना पहले ही टीआरएस पार्टी के अंदर फूट, जो पहले से टीआरएस पार्टी के साथ थे उनको फासले पर टीआरएस ने रखा, तो वो भी नाराज, तो उन्होंने उन्होंने बगावत करी, जिनको टिकट नहीं मिले उन्होंने बगावत करी। कांग्रेस पार्टी और दीगर पॉलिटिकल सियासी जमातें फूट डालना चाह रही थी, काफी फूट पड़ गई थी। फिर एक जो करीबी आदमी माने जाते थे इन्होंने नए कपिल भाई दिलीप कुमार इन्होंने तेलंगाना विमोचना पार्टी के नाम पे पार्टी बनाई, तो टीआरएस के उस वक्त हालात काफी बरहम कहते हैं जिसे काफी हालात खराब थे टीआरएस पार्टी के। और ऐसे हालात का सामना कभी भी टीआरएस पार्टी को करना नहीं पड़ा था, वो हालात 2009 में टीआरएस को ये हालात का ये इन हालात को सामना करना पड़ा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने अपने एफर्ट्स लगाए थे, इलेक्शन जीतने के बाद इख्तियार में आ चुकी थी और तेलंगाना में एजुटेशन को खत्म करने के लिए जद्दोजहद को, अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को खत्म करने के लिए कुछ फलाह बहबूद की कामों को स्कीमों को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में और वैसे तो पूरे ही आंध्र प्रदेश में इन्होंने उन स्कीमात को लॉन्च किया था, लेकिन खासतौर से तेलंगाना में जद्दोजहद अलहदा तेलंगाना रियासत की मांग को दबाने के लिए इन्होंने डेवलपमेंट काम शुरू कर दिया, ताकि लोग को समझ में आए ठीक है हमारे साथ इंसाफ और अब तेलंगाना की जरूरत नहीं, इस तरह से हालात पैदा करने की कांग्रेस पार्टी उस उन्वान पर अपना काम कर रही थी। और अपोजिशन पार्टी भी क्या है सो इख्तियार में जो पार्टी थी यानी कांग्रेस पार्टी थी किसी किस्म का दबाव नहीं डाल रही थी, क्यों? क्योंकि टीडीपी खुद भी नहीं चाह रही थी कि अलहदा तेलंगाना रियासत बने, और अपोजिशन पार्टी भी क्या है सो मुलतवी का रवैया ही अपना रही थी। किसी तरीके से असेंबली में या बाहर तरीके से भी क्या है सो किसी किस्म का तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर अपोजिशन पार्टी, उस वक्त अपोजिशन में टीडीपी थी, 92 सीट्स थे एमएलए के। बहरहाल मेरा टीआरएस पार्टी तो काफी क्या बोलते हैं मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी सभी मिलकर टीआरएस पार्टी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी इस तरह के हालात टीआरएस पार्टी के पैदा हो गए थे। यहाँ पे जो लफ्ज लिखा गया एकेडमी की बुक में वो ये, द टीआरएस पार्टी भी रिस्पॉन्डेड इन द फॉर्मेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ तेलंगाना वाज रिडिक्यूलेटेड बाय द सीमांध्र पार्टीज। रिडिक्यूलेट बोले तो मजाक के अंदाज में टीआरएस पार्टी को लोगों ने लेना शुरू कर दिया था, तमाम सियासी जमातें असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर। और चीफ मिनिस्टर खुद भी इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। 10 जून 2009 की बात थी, इन्होंने टीआरएस पार्टी को काफी एक छोटा क्या बोलते हैं छोटी नजर से क्या सो एक अंदाज में बताते हुए असेंबली में इन्होंने बात की थी, खासतौर से
ईटेला राजेंद्र को, जो टीआरएस पार्टी के जो लीडर थे असेंबली के, तो उनको क्या से काफी दर्द बड़ा बड़ा एक ह्यूमिलिएशन का यानी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन्होंने साफ तौर से कहा था, ईटेला राजेंद्र, आपने क्लिपिंग भी देखी होगी వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి की, ఎన్ని గెలిచారయ్యా మీరు సీట్లు और कितने सीट्स आप जीते, 50 सीटों पे आपने कॉन्टेस्ट किया, पट्टू मनी 10 గెలిచారు, सिर्फ पुट्टू बोल के 10 जीते तुम ना। इस तरीके से कैसे ह्यूमिलेटिंग अंदाज में इटेला राजेंद्र से मुखातिब होते हुए चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने उस वक्त कहा था। वो यूट्यूब पे भी आपको बयान मिल जाएगा। बहरहाल ये सब चीजों को टीवी पे कैसे लोग देख रहे थे, काफी तेलंगाना के लोगों के अंदर भी गुस्सा पैदा हो रहा था। और उसी वक्त चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने ऑपरेशन आकर स्टार्ट कर दिया था। मतलब अपोजिशन पार्टी या गैर कांग्रेसी कायदीन को कैसे कांग्रेस के अंदर शामिल करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन आकर्ष है, उनको किसी हाल में बहला फुसला कर, बहरहाल कुछ और अंदाज में, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो कांग्रेस पार्टी में लेने की टीडीपी के अरकान को, खास तौर से क्योंकि 157 एमएलए सी थे, तो और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि 5 साल तक तो कांग्रेस इख्तियार में रहेंगी, तो कुछ मेंबर्स को खींचने की उन्होंने कोशिश की। उसी तरीके से अपोजिशन के लोगों ने ऑपरेशन स्वगृह यानी जो चले गए उनको वापस लाने के लिए, बस अब यही तनाजुर में क्या है सो अपोजिशन और कांग्रेस इसी खेल में क्या है सो मुलविस होकर रह गई थी। और असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर भी इन्होंने किसी किस्म से अलहदा तेलंगाना को लेकर या तेलंगाना के मसाइल को लेकर इन्होंने किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। और अब देखते हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी और की का देहांत होना या उनकी वफात होना, एक्सीडेंट में मारे गए थे, फिर अपॉइंटमेंट केसीआर रोशैया को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो क्या हालात है देखते हैं। 2009 के इलेक्शन में आंध्रा के जो सपोर्टर्स थे टीआरएस पार्टी, और हारने के बाद तेलंगाना मूवमेंट खत्म हो गया, ऐसा कैसे वो लोग मानना शुरू हो गए थे और ऐसी अफवाहें वो लोग फैला रहे थे। गैर सियासी जमातें भी अब इस हालात में, गैर सियासी जमातें अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद में और शिद्दत पैदा करने की कोशिश कर रही थी। जो तेलंगाना की गैर सियासी जमातें थी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या दीगर ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब लोगों ने मिलकर 2009 के इलेक्शन के बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी एपी के अंदर, आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के अंदर एक मजबूत लीडर की तरह ये उभर के आए थे। सेंटर में भी काफी पावरफुल लीडर की तरह ये कांग्रेस को कैसे सदारत देते हुए चला रहे थे। उसी वक्त इन्होंने एक रच्चा मंडा प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। 1 सितंबर 2009 की बात थी कि असेंबली का मानसून सेशन खत्म हुआ और 2 सितंबर 2009 को वाईएस राजशेखर रेड्डी अपने हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से निकले थे, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना हुए रक्षा बंटा प्रोग्राम में अपनी शिरकत करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो प्लेन, जो भी हालत है आपको मालूम है, प्लेन कैसे अचानक हेलीकॉप्टर, उनका जो चॉपर था वो हादसे का शिकार हो गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। जैसे ही वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत यानी उनकी वफात हो गई, अपनी जान से उनको एक्सीडेंट में हाथ धोना पड़ा, तब एक ही दम सियासी हालात मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, सियासी हालात तब्दील हो गए थे, काफी सरगर्म आ गए थे। जैसा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी में होता कि सक्सेशन, तुम चीफ मिनिस्टर मैं चीफ मिनिस्टर, ये हमेशा चलते रहता, तो वही हुआ। यहाँ पे 271 कांग्रेस एमएलए लिखा गया, उस वक्त कांग्रेस के सिर्फ 157 ही एमएलए थे, 257 लिखा गया। बहरहाल 157 कांग्रेस के पूरे एमएलए ने सिग्नेचर कर दिया था कि जब वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो उस वक्त वाईएस राजशेखर रेड्डी के जो फर्जंद थे, जो बेटे थे, उनको सीएम बनाया जाना चाहिए। 157 के जो एमएलए थे कांग्रेस के, उन्होंने एक लेटर पे उन्होंने साइन किया था वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सीएम के ओहदे के लिए। इतना ही नहीं, अभी वाईएसआर के आखिरी रसूमात भी अंजाम नहीं दिए गए, उनके भी तदफीन भी नहीं हुई, और इस तरीके से सिग्नेचर कैंपेनिंग कैसे चलना शुरू हुआ। मिनिस्टर्स ने भी साइन किया, अभी वाईएस की वहां पे नाश पड़ी हुई है, अभी उसके आखिरी रसूमात भी नहीं हुए, और वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सीएम बनाया जाना चाहिए, मिनिस्टर साइन कर रहे हैं, 157 एमएलए साइन कर रहे हैं। तो ये हालात को कैसे कांग्रेस हाईकमांड ने काफी संजीदगी से लिया और इमीडिएटली रोशैया को हुक्म दिया कि आप चीफ मिनिस्टर के ओहदे की हलफ लें। ओके, और वाईएसआर के भी रसूमात भी अंजाम नहीं दिए गए थे, चीफ मिनिस्टर रोशैया बन चुके थे। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर रोशैया बन चुके थे, पुनिशेट्टी रोशैया उनका, के रोशैया उनका नाम था, तो रोशैया के जो मिनिस्टर्स थे वो इनके खिलाफ काम करते थे। कैबिनेट की मीटिंग में या कैबिनेट में या मिनिस्टर को सीएम साहब बुला रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स में बुला रहे हैं, मिनिस्टर जा ही नहीं रहे, ऐसे हालात थे। और पूरे मिनिस्टर रोशैया का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। ओके,
मफलूज जिसको कहते हैं, यानी पूरा पैरालाइजेशन हो गया, यानी कोई किसी की सुन रहा नहीं, हुकूमत किसी की चली ही नहीं रही। ओके, इस हालात में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वाई एस राजशेखर रेड्डी की वफात के बाद रोसैया जब चीफ मिनिस्टर थे तो इस हालात नुमाया हो गए थे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। अब ये फ्री जोन कंट्रोवर्सी क्या थी देखने में, ये फ्री जोन कंट्रोवर्सी एक्चुअली 9 वेरी इंपॉर्टेंट बिट पूछा जा सकता। 9 अक्टूबर 2009 की बात है कि हैदराबाद को फ्री जोन माना गया था, यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि हैदराबाद एक फ्री जोन है। अभी ये थोड़ा सा क्या है, देखो मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हैदराबाद एक्चुअली 6th जोन में आता प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, और 14F के तहत। ओके, 14F प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हैदराबाद 6th जोन में आता। तो 14F के अंदर कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के 14F में कुछ हद तक खैर हम उसके डिटेल्स गुज़िश्ता लेक्चर्स में चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं। सरसरी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था कि हैदराबाद फ्री जोन है, हैदराबाद 6th जोन का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या हुआ, 6th जोन का अगर हिस्सा होता तो तेलंगाना के लोग ही हैदराबाद में एम्प्लॉयमेंट ले सकते, मुलाजिमत सरकारी मुलाजिमतें ले सकते, उसका मतलब वो। लेकिन अगर वो फ्री जोन है तो फिर कोई भी ले सकता, आंध्रा वाले भी हैदराबाद में आ सकते, वो मतलब था। तो हैदराबाद फ्री जोन ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था तकरीबन। ओके, तो अक्सर मसला ये था कि स्टेट गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी क्या बोलते हैं, काफी संजीदगी से केस नहीं लड़ा था, वो एक रीजन था। हालांकि तेलंगाना के जो एम्प्लॉय थे, जब ये मसला हाईकोर्ट में था तो तेलंगाना के जो एम्प्लॉयज यूनियन थे उन लोगों ने काफी यही केस को काफी अच्छी तरीके से उसका दिफा किया था। तो हाई कोर्ट ने क्या है सो हैदराबाद 6th जोन के अंडर में आता है, यानी तेलंगाना के लोगों के हक में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। तो जब वो हाई कोर्ट ने 6th जोन, हैदराबाद 6th जोन के अंदर ही है, ऐसा फैसला जब हाई कोर्ट ने दिया, यानी तेलंगाना के लोगों के फेवर में जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये कोर्ट, ये अपील के लिए केस हो, यही केस सुप्रीम कोर्ट में गया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको संजीदगी से ये कोर्ट के केस का दिफा नहीं किया। गुजरात के एक वकील थे जिनको क्या सो अपॉइंट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस को लड़ने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवोकेट गुजरात। ओके, तो जो भी इनको ज्यादा तक तेलंगाना और आंध्रा के, जो भी आंध्र प्रदेश के हालात से कोई वाकफियत ही नहीं। अब ये केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के एडवोकेट, जी वो केस जो हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि 6th जोन, हैदराबाद 6th जोन में आता, मतलब 6th जोन का मतलब तेलंगाना के लोग ही हैदराबाद में मुलाजिमतें ले सकते, वो मतलब। अब ये जो अपोनेंट पार्टी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी इस हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर। अब रियासती हुकूमत ने गुजरात से एक वकील ला के वो केस की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं वो रियासती हुकूमत की तरफ से। अब ये हालत में अब बेचारे जो भी वो वकील थे उनको मालूम ही नहीं कैसा आर्ग्यू करना है, किस तरीके से केस का दिफा करना है। जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट उल्टा सीधा जो भी पलटा के देती थी वही बातें कह देते थे, तो सही तरीके से केस लड़े नहीं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एग्जेम्पशन दिया जा सकता। ओके, यानी सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में, स्टेट लेवल ऑफिसेस में। ओके, तो उसमें क्या है सो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को की पाबंदी करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्या लिख के है कि हैदराबाद 6th जोन में है, तो सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रही कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल ऑफिसेस और स्टेट लेवल के जो स्टैब्लिशमेंट है वो नहीं आते। उसका मतलब क्या है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को नॉट बाउंड या फॉलो होने की जरूरत नहीं, उसकी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तायद करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तायद करने की जरूरत नहीं है का मतलब हैदराबाद 6th जोन में नहीं है। इस मुलाजिमतों की तकर्रुरात को लेकर सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट, स्टेट लेवल ऑफिसर और स्टेट लेवल एस्टेब्लिशमेंट्स को लेकर। ओके, तो हालांकि हाईकोर्ट ने तो ये कहा था नहीं नहीं ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही होता, चाहे किसी किस्म के तकर्रुरात हो, हाईकोर्ट ने ये कहा था। और खासतौर से जो 340 1348 यानी 1348 हैदराबाद का एक पुलिस एक्ट है, वो एक्ट भी क्या है सो 14F के क्या है सो एग्जेम्पशन में नहीं आता, एग्जेम्पशन नहीं दिया जा सकता, मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ही आता। मतलब हैदराबाद का पुलिस अगर तकर्रुरात कर रही है तब भी वो हैदराबाद में 6th जोन के अंडर में आता, मतलब तेलंगाना के लोगों को ही हैदराबाद के पुलिस की तकर्रुरात में लिया जाना चाहिए, हाई कोर्ट ने ये कहा था। असल वो केस यही एक्ट को लेकर था, क्वेश्चन भी, सवाल भी पूछा जा सकता था। 1348 हैदराबाद पुलिस एक्ट, इसको लेकर ही वो हैदराबाद फ्री जोन, हैदराबाद फ्री जोन का जो झगड़ा वो यही एक्ट को लेकर चला था, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो बहरहाल हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट भी 6th जोन के अंडर में आता, अपॉइंटमेंट्स प्रमोशंस पूरे 6th जोन के तहत होना चाहिए, मतलब कि तेलंगाना के लोगों को दिया जाना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट का जजमेंट था।
अब उसके बरक्स क्या है, सो वो 1348 हैदराबाद पुलिस एक्ट के तहत जिन्होंने भी केस डाला था, वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील कर दी। और वहां पे गुजरात के वकील को वहां पे अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये सब हालत चले। बहरहाल फाइनली सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत हैदराबाद 6th जोन में ही आता, यही सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हैदराबाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 6th जोन के तहत नहीं आता। कुछ एग्जामिशन दिए थे स्टेट ऑफिसर्स को और वो कुछ बॉडीज को। बहरहाल देखते हैं। बहरहाल हाईकोर्ट ने तो यही कहा था कि वो 371 आर्टिकल 371 डी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत पैरा 14 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए अपॉइंटमेंट्स में, प्रमोशंस में, ट्रांसफर्स में, सब। मतलब हैदराबाद 6th जोन का हिस्सा है, एपी हाईकोर्ट ने ये कहा था। और किसी किस्म का उनको रियायत नहीं दी जा सकती, चाहे वो 1348 हैदराबाद पुलिस एक्ट ही क्यों ना हो, रियायत नहीं दी जा सकती। हैदराबाद 6th जोन का ही हिस्सा है। ये सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट था। हाई कोर्ट का ये जजमेंट था। ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट के जो फैसले को काट दिया, यानी मतलब उसके बरक्स उसके खिलाफ क्या तो जजमेंट दिया। और ये कहा कि हैदराबाद पुलिस एक्ट, हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 ये जो है पैरा 14 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसके तहत इसको क्या बोलते हैं, एग्जेम्पशन दिया जा सकता। यानी मतलब क्या निकला उसका, रियायत दी जा सकती। मतलब क्या निकला, हैदराबाद में, हैदराबाद अभी 6th जोन के तहत नहीं आता। पुलिस तकर्रुरात हो या स्टेट लेवल ऑफिसेस हो या स्टेट बॉडीज के यहाँ पे जहां भी तकर्रुरात हो रहे, वो आंध्रा से भी लाके लोगों को ले सकते, वो मतलब निकला उसका। तो आंध्रा के तो लोग यही चाह रहे थे कि एग्जाम्पशन मिले, मतलब कि तेलंगाना आंध्रा से हैदराबाद में कुछ ऑफिसेस में इनको तकर्रुरात में कुछ मौका मिले, वो तो यही चाह रहे थे। और हैदराबाद को फ्री जोन ही बनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि हैदराबाद को अगर फ्री जोन अगर बन गया तो इनकी माशी एतबार से और सियासी एतबार से इनकी तमन्नाएं पूरी होने वाली थी आंध्रा वालों की। खास तौर से एजुकेशन के मसले में और मुलाजिमत के मसले में। ओके, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उनके लिए एक क्या बोलते हैं, मौका नहीं दे रहा था। अब वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए भी फिर भी किसी हद तक 90% तक हैदराबाद में और स्टेट में, स्टेट की जो बॉडीज थी, स्टेट लेवल हेड ऑफिसेस थे, उसमें क्या है सो सरकारी मुलाजिमत में ये पहुंच चुके थे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए ये लोग पहुंच चुके थे। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पूरी तरीके से इनको लीगल बना दिया था। अब इनकी तमन्ना पूरी हो गई थी, क्योंकि अब हैदराबाद फ्री जोन की तरह हो गया था। अब ये हालत में अब सीमा आंध्रा के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद किसी किस्म का वो मौका नहीं खोना चाह रहे थे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या इस्तेसाल, तेलंगाना के जराये का इस्तेसाल करने के लिए किसी किस्म का मौका वो लोग नहीं खोना चाह रहे थे। और हैदराबाद को फ्री जोन के तहत ही वो देखना चाह रहे थे। अब इसी तरीके से इन्होंने साजिश चलना शुरू हो गई। इनकी साजिशों के खिलाफ तेलंगाना के जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन थे, अब वो लोग क्या है सो अपना अरब क्या बोलते रुए अमल, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया। और वो क्या था देखो, तेलंगाना के एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने वो डिमांड किया था कि आप 6th जोन, अब सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला आ चुका, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक हल था। हैदराबाद को फिर से अगर 6th जोन में अगर डालना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता पार्लियामेंट में। तो गवर्नमेंट से इन्होंने ये दबाव डाला गवर्नमेंट पे कि आप ऐसे इकदाम करिए कि ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हैदराबाद को फिर से 6th जोन के अंडर में डाला जाना चाहिए। ओके, उसी तरीके से एम्प्लॉयज पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी बना के एहतजाज करने की तैयारियां पूरी कर रही थी। अब गवर्नमेंट भी क्या है सो ये हालात को, क्या है, संजीदा हालात को समझ चुकी थी। और ये एम्प्लॉयज यूनियन को इन्होंने एक तयफुन दिया और तो उसी वक्त तमाम सियासी जमातों की मीटिंग को इन्होंने बुलाया हैदराबाद के फ्री जोन के मसले पर। और वहां पे इन्होंने रियासती हुकूमत ने ये कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, मतलब फिर से एक बार उसको आप रिव्यू कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन डालेंगे। पहले तो गुजरात का वकील लगा, पहले से सही वकील लगाते तो काम ही है। तो पूरी साजिश का जाल इन्होंने बिछाया था मेरा सुप्रीम कोर्ट में, ताकि केस हार जाए, इनको मौका मिले आंध्रा के लोगों को तेलंगाना में आने का। ऐसा उनकी साजिशें थी। अब वो एक भलाई फुसले के काम करने के लिए रिव्यू पिटीशन हम डालेंगे ऐसा कहना शुरू कर दिया। तो तमाम पार्टी के आल पार्टी जब मीटिंग रियासती हुकूमत ने लगाई तो तमाम पार्टियां गई, टीआरएस नहीं गई, लोक सत्ता नहीं गई, क्योंकि लोक सत्ता को मालूम था, टीआरएस को मालूम था स्टेट गवर्नमेंट के वो पावर्स के अंडर में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना। खाली एक लेटर लिख सकते हैं वो, खाली वो मीटिंग में जाके फायदा क्या। और इन्होंने ये कहा कि अभी ये क्योंकि टीआरएस पार्टी और लोक सत्ता पार्टी के थोड़ा, टीआरएस पार्टी तो खैर पूरा मालूम था, लोक सत्ता के जो
जयप्रकाश नारायण थे, उनको तो खैर रिटायर्ड है ये सब, यानी खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिए थे, उन्होंने आईएएस ऑफिसर थे, तो उनको तो पूरा ही मालूम। अगर रिव्यू पिटीशन डाले तो फिर से वो डिसमिस हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बरकरार रखेंगे। अक्सर तो यही होता सुप्रीम कोर्ट, बहुत कम ऐसे इम्कानात रहे कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलती, अक्सर तो नहीं बदलती। तो बाद में सरकार ने ये कहा कि अगर डिसमिस अगर हो गया तो फिर से एक बार क्यूरेटिव पिटीशन, फिर तीसरा एक मौका रहता। लेकिन वो क्यूरेटिव पिटीशन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, फाइल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। रजिस्ट्रार अगर बोले ठीक है तीसरी बार लाओ हम देखते हैं बोले तो अगर हो सकता, नहीं नहीं क्यूरेटिव पिटीशन ही हम नहीं लेंगे बोले फिर तो मसला ही खत्म, फिर हैदराबाद फ्रीज हो नहीं रहेगा। यानी ये सब सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग है उन सब की बातें कर रहा हूँ, राइट मेरा। फाइनली बहरहाल अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक ही वाहिद हल था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पिटीशन डालते रहेंगे, क्यूरेटिव पिटीशन लेंगे नहीं, अगर वो रिव्यू पिटीशन पिटीशन डाले तो डिसमिस हो जाएगा। तो ये हालात के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही हैदराबाद को 6 जोन में शामिल किया जा सकता था, और वही एक वाहिद हल था। अब टीआरएस पार्टी और दिगर जो गैर सियासी तंजीमें थी वो यही डिमांड कर रही थी और यही मांग उन्होंने की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इमीडिएटली अमेंडमेंट करो। ओके, तो इस हालत में सिद्दीपेट में एक एम्प्लॉयज ने एक बहुत बड़ी मीटिंग मुनाकिद की थी। अब वहां पे केसीआर साहब ने अपनी हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया था, वो क्या थे उसके तफसीलात इंशाल्लाह हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। सो फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। Inshallah, we'll meet in the next session. Thank you very much.